नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि भूमिका ने जिसने करवा चौथ का व्रत रखा था उससे अब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए आयशा मारवा उसे बच्चों के कमरे में ले गई। लेकिन वहां जाकर अब भूमिका के मुंह से तो सिर्फ खाने की ही बातें निकल रही थी। अब वो बच्चों के सामने, आयशा मारवा के सामने अब नई नई रेसिपीज की बात करने लगी, जिससे परेशान होकर अब रिया अपने मोम और डैड को वहां पर उनके कमरे में से लेकर गई। जब अनिका ने वहां पर उसे देखा तब अब अनिका कहती है तुम्हारे इस बुक का इंतजाम हो गया है, क्योंकि अब रिया अपने नानू को बुलाकर लाने वाली है और अब उसके नानू उसे उसके और उसकी नानी के पहले करवा चौथ की कहानी सुनाएंगे। इसलिए जहां तक मुझे लगता है अब तुम ज्यादा बोर नहीं होगी, क्योंकि तुम इंटरटेनमेंट के साथ अपनी बुक को भूल जाओगी, आई प्रॉमिस यू। अनिका भूमिका से ये सब कहती है और इतना सब कहने के बाद अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा मैं बस अभी आई, तब तक आप ये सब यहाँ पर बैठो। अनिका इतना कहने के बाद अब उस रूम से बाहर निकलकर आ जाती है। यहाँ भी आयशा मारवा और रोहित ये दोनों ही अभी बच्चों के रूम में ही थे, क्योंकि आयशा मारवा पहले तो जाने वाली थी, लेकिन जब रिया ने उन्हें वहां पर रुकने के लिए बोला तो अब आयशा मारवा भी वहीं पर उन सबके ही आने का इंतजार करने लगी और इसलिए अब आयशा मारवा और रोहित दोनों वहीं पर ही बैठ गए। कुछ ही देर में अब तक रिया दौड़ते हुए अपने नानू के कमरे के बाहर जा चुकी थी। रिया ने अब करण गुलेरिया के कमरे के बाहर जाकर अब अपने नानू के दरवाजे को नॉक करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद जब करण गुलेरिया दरवाजा खोलने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर तो रिया खड़ी हुई थी। रिया को अपने कमरे के बाहर देखकर अब करण गुलेरिया रिया से कहते हैं, रिया बेटा आप यहाँ, क्या कोई काम था क्या? अब अपने नानू की ये बात सुनकर रिया ना में अपना सिर हिला देती है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहती। तब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, तो फिर आप इस वक्त यहाँ पर? अभी रिया अभी भी कुछ भी नहीं कहती, अब क्योंकि रिया यहाँ पर अभी एक ड्रामा क्रिएट कर रही थी। वो अपने नानू के सामने जस्ट नाराज होने का ड्रामा कर रही थी, इसलिए अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, क्या आप अपने नानू से नाराज हो? तब रिया अपना मुंह चिढ़ाते हुए अपना मुंह को थोड़ा सा घुमाती है और अपने कंधे की तरफ लेकर जाती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब रिया को इस तरह से देखकर अब करण गुलेरिया रिया का हाथ पकड़ते हैं और उसे अब अपने कमरे के अंदर लेकर आते हैं और अब वो अब रिया को अपने कमरे के बेड पर बिठा देते हैं। रिया को अपने कमरे के बेड पर बिठाने के बाद अब करण गुलेरिया रिया से कहते हैं, रिया क्या बात है, आप मेरे से क्यों नाराज हो? आपके नानू ने अब ऐसा क्या किया जिससे कि आप मुझसे नाराज हो गई? अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, वो तो नानू आप खुद ही सोचिए ना कि मैं आपसे नाराज क्यों हो गई। अब करण गुलेरिया रिया के सामने थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं उनसे सोचते हुए। अब वो रिया से कहते हैं, लेकिन रिया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आखिर अपनी प्यारी सी रिया को नाराज कैसे कर दिया। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, देखो ना नानू, आपने बस अपने और नानी के बारे में हमें बस छोटी सी कहानी सुनाई और उसके बाद की तो आपने सुनाई ही नहीं। हमने कितनी ही बार आपसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आपने बोला था कि आज नहीं फिर कभी। इसलिए नानू आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं आपकी और नानी की कहानी फिर से सुनूं, क्योंकि आज मम्मा और पापा दोनों ही एक दूसरे के लिए बरते हैं और यहाँ पर बुआ भी, मेरे मामू भी, सब ही कितने यहाँ पर हमारी फैमिली में एक दूसरे के लिए इन्होंने व्रत रखा है। लेकिन इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या नानी ने भी कभी आपके लिए व्रत रखा था?
अब रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसकी नानी का नाम सुनते ही एक पल के लिए करण गुलेरिया को अब वो इंसिडेंट याद आ जाता है, और अब उसे याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान भी साथ साथ आती है। लेकिन अभी जल्दी ही वो अपनी उस मुस्कान को छिपा लेते हैं। अब रिया अपने नानू को इस तरह से मुस्कुराकर और फिर एकदम से अपनी स्माइल को छिपाता हुआ देख लेती है। अब रिया कहती है, बताइए ना नानू, आप क्या सच में ऐसा कुछ है जो आप तो हमें भी बताइए ना, क्योंकि आपके चेहरे से मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि जरूर आपके और नानी के बीच में कुछ खट्टी मीठी यादें जरूर होंगी, जैसे मेरे मोम और डैडी के बीच में होती हैं। इसलिए प्लीज नानू, आप प्रॉमिस करिए ना कि आज आप मुझे करवा चौथ की ये कहानी सुनाएंगे। अब रिया की ये बात सुनकर अब उसके नानू कुछ पल के लिए तो सोचते हैं, लेकिन अब अपनी रिया की इस जिद को देखकर अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और इसलिए वो भी अब रिया को हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब अपने नानू को इस तरह से उसकी बात पर एग्री होता हुआ देखकर अब रिया अपने नानू को कहती हैं कि ठीक है नानू, फिर आप ऐसा करिए, तब तक आप हमारे कमरे में चलिए, तब तक मैं अपने दोनों मामू को भी वहीं पर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि आज सब फिर से हमारे कमरे में फिर से एकत्रित होने वाले हैं, और वहीं पर ही सब आपके और नानी की इस करवा चौथ से रिलेटेड इस कहानी को सुनेंगे। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, और अब वो रिया को कहते हैं, ठीक है रिया, फिर तब तक तुम अपने दोनों मामा को लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कमरे की तरफ ही जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद रिया अब आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया के कमरे की तरफ बढ़ जाती है, उन्हें बुलाने के लिए। वहीं अनिका अब तक, क्योंकि अनिका रोहित और आयशा मारवा को कुछ देर का कहकर वो वहां से उसके कमरे से निकलकर अब सीधे ही रेखा मौसी को और अंजलि मामी को बुलाने के लिए आती है। अनिका सबसे पहले रेखा मौसी के कमरे में जाती है कि आज उन्हें वहां पर एकत्रित होना है, क्योंकि पूरी ही फैमिली आज फिर से कुछ क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं। रेखा मौसी ने जब ये सब सुना तो रेखा मौसी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रेखा मौसी को भी अपनी पूरी इस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। अब रेखा मौसी से कहती है कि आप तब तक बच्चों के कमरे में पहुंचिए, तब तक मैं एक बार अपनी अंजलि मामी को भी लेकर आ जाती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब इधर रेखा मौसी भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं, और इधर अनिका अब उन्हें ये सब कहने के बाद अब वो अंजलि मामी के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। अनिका जैसे ही अब अंजलि मामी के कमरे की तरफ बढ़ती हैं, कुछ ही देर के डिस्टेंस के बाद अब वो जब वहां पर पहुंचती हैं तो अब वो अंजलि मामी के दरवाजे को नॉक करने लगती हैं। अंजलि मामी क्योंकि अंजलि मामी ने भी आज फास्ट रखा था, इसलिए अब अंजलि मामी पूरी तरह से तैयार थी। जब अंजलि मामी को अपने कानों में दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है तो अब अंजलि मामी दरवाजे की तरफ बढ़ती है और वो दरवाजा खोलती हैं। अंजलि मामी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अनिका को देखकर अब अंजलि मामी कहती है, वाह अनिका, आज तो सच में तुम बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हो। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है, थैंक यू मामी फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हाँ ये तो मुझे भी कहना पड़ेगा क्योंकि आज आप भी कोई कम नहीं लग रही हैं। इतना कहने के बाद अब अंजलि मामी और अनिका दोनों ही हंसने लग जाती हैं। अब अंजलि मामी अनिका से कहती है, वैसे अनिका क्या कुछ काम था क्या? अब अनिका कहती है, हाँ मामी, दरअसल बात यह है कि आज रिया अपने नानू से फिर से उसकी नानी के बारे में कहानी सुनना चाहती है, इसलिए हम सब ने प्लान किया है कि सब बच्चों के कमरे में बैठकर आज का ये समय स्पेंड करेंगे, ताकि हमें वक्त का भी पता ना चले और आज का हमारा ये व्रत अच्छे से सकुशल पूरा हो जाए। क्योंकि भूमिका के बारे में तो आप जानते ही हैं ना कि भूमिका तो खाना खाए बिना रह ही नहीं सकती। बस शायद इसलिए रिया ये से एक छोटी सी पहल कर रही है। अनिका की इस बात पर एग्री होते हुए अब अंजलि मामी भी कहती है, हाँ ये तो अच्छी बात है। अब अनिका कहती है, तो फिर ठीक है मामी, आप भी बस जल्दी से वहां पर बच्चों के कमरे में आप भी बच्चों के कमरे में आ जाना। इतना कहने के बाद अब अंजलि मामी भी अनिका की इस बात पर हामी भर देती है। इधर अब तक क्योंकि भूमिका ने वहां पर अब तक निखिल को भी कॉल लगा दिया था। जब निखिल ने फोन उठाया तो अब भूमिका कहती है कि तुम कहां पर हो। भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल भी कहता है, बस
कहीं नहीं, यहीं पर पैलेस में ही हूँ, अपने कमरे में। अब निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, लेकिन तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो? अभी के अभी बच्चों के कमरे में आओ। भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है, क्यों, क्या हुआ है, कुछ अर्जेंट है क्या? अब निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कुछ अर्जेंट हो तो क्या तभी तुम यहाँ पर आओगे? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए व्रत रख कर भूखी मर रही हूँ और तुम हो के ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो। इतना कहने के बाद अब भूमिका गुस्से में अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर निखिल जो अभी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, इसलिए अब निखिल ने भी सोचा कि हाँ, ये बात तो सच है कि आज भूमिका ने पहली बार उसके लिए व्रत रखा है, इसलिए उसे भूमिका को ऐसे नाराज नहीं करना चाहिए। इसलिए निखिल भी अब जल्दी से अपने काम को समेटता है और अब वो बच्चों के कमरे की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे अभी तक सभी ही बच्चों के रूम में आ जाते हैं। अब रिया जब वापस से अपने मामू को बुलाकर वहां पर आती है तो रिया अपने कमरे में आकर देखती है कि अब तक उसकी पूरी ही फैमिली के लोग वहां पर उस कमरे में मौजूद थे। रिया देखती है कि उसके नानू भी अभी तक उसके कमरे में आ चुके थे, इसलिए रिया अब करण गुलेरिया से कहती है, नानू अब तो सभी आ गए हैं, इसलिए बताओ ना अब आप मुझे नानी के साथ अपने ये फेस्टिवल आपने कैसे मनाया था? क्योंकि मुझे ये बात जाननी है कि क्या नानी ने भी आपके लिए अपना पहला करवा चौथ किया था और नानी के साथ पहला करवा चौथ आपका कैसा था? रिया की अब ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ, वो क्या है ना कि तुम्हारी नानी को मुझे चैलेंजेस देना बहुत ही पसंद था, क्योंकि तुम्हारी नानी नॉर्मल लड़कियों की तरह तो थी नहीं। वो हर बार मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डालती थी कि जिसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ता था, लेकिन हाँ उसमें मजा भी आता था। तो जिस तरह उनकी चैलेंज देने की मुझे आदत थी, बस उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मेरे लिए व्रत रखा था। तुम्हारी नानी ने मुझे अच्छे से खोल करके बता दिया था कि आज उसने मेरे लिए व्रत रखा है, और मैंने भी तुम्हारी नानी से कह दिया था कि मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा, क्योंकि जब तुम मेरे लिए मेरे प्यार में व्रत रख रही हो तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा जरूर करूंगा। और फिर क्या? अब यह करण गुलेरिया इतना कहते ही अब एक कुछ पल के लिए रुक गए। अपने नानू को अब इस तरह से पोज लेता हुआ देखकर अब रिया, जो कि बड़े ही ध्यान से ये सब सुन रही थी, अब वो कहती है, तो फिर क्या नानू, फिर क्या हुआ? नानी ने आपको कौन सा चैलेंज दिया और क्या आपने उस चैलेंज को पूरा किया? रिया की इतनी एक्साइटमेंट देखकर वहां पर मौजूद अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल थी। सभी अब जोर जोर से हंसने लगे। तभी करण गुलेरिया अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, फिर क्या था? उसके बाद तो तुम्हारी नानी ने मुझे कहा कि मुझे उनके घर जाकर ही उनका फास्ट खुलवाना होगा, क्योंकि फास्ट तो इधर मैंने भी रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे कंडीशन दे दी थी कि उन्हें मुझे उनका व्रत खुलवाने के लिए उनके घर जाना होगा। अब ये सुनते ही अब एकदम से आर्यन बीच में ही कहता है, तो फिर नानू, फिर क्या हुआ? क्या आप सच में गए? अब बच्चे यहाँ पर करण गुलेरिया की इन बातों में बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे थे, और बच्चे तो क्या, बच्चों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी अभी बड़े ही ध्यान से ये सब बातें सुन रहे थे। अब आर्यन फिर कहता है, नानू आपने नानी माँ का चैलेंज क्या फिर सच में एक्सेप्ट किया? और फिर क्या हुआ नानू, उसके आगे भी तो बताइए। आर्यन की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बताता हूँ ना, बता तो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने बड़े ही आराम से उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बड़े ही आराम से मल्होत्रा हाउस चला जाऊंगा और वहां पर चोरी छिपे स्वाति मल्होत्रा यानी कि तुम्हारी नानी का व्रत भी खुलवा दूंगा। इसलिए मैं बड़े ही आराम से मल्होत्रा हाउस तो चला गया, और उसके बाद मैंने आपकी नानी का फास्ट भी खुलवाया। अब करण गुलेरिया की यह बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर ने कहा, तो फिर नानू, आपको बड़े नानू ने परमिशन दे दी थी क्या? मेरा मतलब है कि क्या उन्होंने आपको रोका नहीं? क्योंकि क्या आपकी मेरी नानी के साथ क्या उस समय शादी हो गई थी? और अगर नहीं तो फिर क्या मेरे बड़े नानू ने आपको क्यों नहीं रोका? क्या उन्होंने आपको वहां पर आना अलाउ कर दिया था? अब ये सुनते ही इस सवाल का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा,
मैं करण गुलेरिया हूँ। मैंने पहली मीटिंग में ही आपके बड़े नानू, मेरा मतलब है कि अनिका के नानू को इम्प्रेस कर लिया था। अरे वो तो मेरे से पहले से ही बहुत ही इम्प्रेस थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। करण गुलेरिया ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब सभी लोग उन्हें एक इम्प्रेसिव लुक देने लगे। तो वहीं उस रूम में बैठी हुई आयशा और अंजलि को तो ये सुनकर एकदम से 440 वोट का एक झटका लगा, क्योंकि उस रात क्या हुआ था उसके बारे में ये दोनों अच्छी तरह से जानती थी। जिस तरह से करण गुलेरिया ने इतनी इजीली इस कहानी को यहीं पर ही खत्म कर दिया और अब वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से ये सब बात कर रहे थे, उसके बारे में ये दोनों अच्छी तरह से ही जानती थी। क्योंकि उस करवा चौथ की रात को एक्चुअल में क्या हुआ था वो इन दोनों को ही राजीव और दमयंती इन दोनों ने बता दिया था कि आखिर किस तरह से करण गुलेरिया को यशवंत मल्होत्रा के गुस्से का उस रात सामना करना पड़ा था। क्योंकि उस रात उन्हें करण का उस तरह से स्वाति के रूम में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि करण उस रात स्वाति मल्होत्रा के कमरे में चोरी चोरी चुपके गए थे और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पिता यानी यशवंत ने उन्हें पकड़ लिया था। जब धनंजय और राजीव ने अपनी की हुई मस्ती के बारे में जब आयशा और अंजलि को बताया था तो दोनों को ही उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। इनफैक्ट आयशा ने तो खुद धनंजय के फोन से करण गुलेरिया से माफी मांगी थी, क्योंकि राजीव और धनंजय ने दोनों ने ही करण के साथ ऐसा किया था। तो वहीं अब अंजलि ने भी करण को राजीव से सॉरी बुलवाया था। करण गुलेरिया अब अपनी बात को कहने के बाद अब आयशा और अंजलि को ही देख रहा था, क्योंकि करण अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर ये दोनों ही ऐसे शख्स मौजूद थे जो उस रात के सच अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो अब उनकी तरफ देख रहा था कि कहीं ये दोनों कोई जवाब ना दे दें। करण गुलेरिया अब दोनों ही के साथ अंजलि और आयशा के साथ आंखों ही आंखों में अब दोनों से ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज प्लीज बच्चों को कुछ भी ना बताएं, क्योंकि अगर बच्चों ने कुछ भी बता दिया तो फिर बच्चे उसका मजाक बनाएंगे। इधर निखिल ये सुनते ही अब कहता है, सर एक बात है, आप मुझे कुछ टिप दीजिए ना, जिसकी वजह से मैं भी भूमिका के पापा को इम्प्रेस कर सकूं, क्योंकि जब जिस तरह से आपने फर्स्ट मीटिंग में ही मैम के नाना को इम्प्रेस कर लिया था, तो प्लीज मुझे भी ऐसा कोई टिप्स दीजिए ना। निखिल की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ जरूर जरूर मैं दूंगा ना, बहुत सारी टिप दूंगा तुम्हें। तो ये कहते हुए अब करण गुलेरिया अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि अब तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि उस रात का सच तो अगर देखा जाए तो करण गुलेरिया ही जानते थे। यहाँ भी सभी के बीच में अभी हंसी मजाक हो रहा था। तो वहीं अब अनिका रोहित से कहती हैं कि कुछ सीखो मेरे पापा से। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। रोहित अब अपने दिमाग में ही यही कैलकुलेशन कर रहा था कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब इतना आसान होगा, क्योंकि जो बातें पापा ने बताई मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे नानू इतनी जल्दी सच में अनिका मान गए होंगे जितना कि पापा कह रहे हैं। इधर आयशा मारवा भी अब सभी से ही कहती है कि अब चलो जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, और हाँ अनिका बेटा आज आपको करवा माता की कथा सभी को ही सुनानी है, क्योंकि जिसने ये व्रत रखा है वो बस जल्दी से करवा माता की कहानी सुनने के लिए आ जाएं। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इधर आयशा मारवा अब सभी से ही कहती है, चलो अब सभी तैयार होना शुरू कर दो, क्योंकि फिर नहीं तो लेट हो जाएगा। मैं भी सर्वेंट को रात का खाना बनाने के लिए कह देती हूँ। यहाँ एक तरफ जहाँ पर पेरिस में ये हंसी मजाक यहाँ पर ये फेस्टिवल की जितने जोर शोर से मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में गुलेरिया हाउस में सभी अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। राजलक्ष्मी, श्रेया और नंदनी तीनों ही अब साथ में बैठकर वहाँ पर करवा माता की पूजा कर रही थी। तो वहीं नंदनी अब सभी को कहानी सुना रही थी। तो इधर मारवा हाउस में भी सभी अब कहानी सुन रहे थे। यहाँ दादी माँ बार बार प्रीति से कह रही थी कि अनिका कहाँ है, वो अभी तक ये कहानी सुनने के लिए क्यों नहीं आई। प्रीति क्या अनिका ने रोहित के लिए व्रत नहीं रखा? दादी माँ के इस सवाल पर अब प्रीति कहती है, दादी माँ वो बस तैयार होकर आ ही रही होंगी, हाँ वो उन्होंने व्रत रखा है क्योंकि मेरी उनसे ये बात हुई थी।
प्रीति अब यहाँ पर दादी माँ को ये कह देती है ताकि उन्हें अनिका के क्लोन पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। यहाँ दादी माँ प्रीति से बात कर ही रही थी कि तभी उनकी नजर अब सामने से आ रहे रोहित और अनिका दोनों पर ही जाती है, क्योंकि अनिका और रोहित के क्लोन दोनों ही पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आ रहे थे। क्योंकि रोहित की जगह यहाँ पर राहुल था, इसलिए राहुल अब अनिका से कहता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ब्रो आपको झेलते कैसे हैं। सच में आपको झेलना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, इस बात की टेंशन तुम मत करो क्योंकि तुम्हें मुझे नहीं झेलना है। तुम इस बात की चिंता करो कि कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कल क्या करने वाले हो। अब चुपचाप चलो और मुझे कहानी सुनाने दो। ये कहते हुए ही अब अनिका का क्लोन अब प्रीति के पास आ जाता है और फिर अब वो दोनों ही अब कथा सुनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक पारासर हाउस में भी मुक्ता भी अब यहाँ पर कहानी सुनने के लिए तैयार पूरी तरह से हो चुकी थी। अब वो अब अपनी आंटियों के साथ करवा माता की कहानी को सुनती है। मुक्ता अब इस बात से अनजान थी कि ओमकार उसके फोन पर पता नहीं कितनी बार ही फोन कर चुका था। यहाँ जब मुक्ता ने अपनी कथा पूरी तरह से सुन ली तब उसने अपनी आंटियों से उसके बाद के रिचुअल्स भी जान लिए, क्योंकि उनकी आंटियों ने मुक्ता को अच्छी तरह से बता दिया था कि ये कहानी सुनने के बाद उसे कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं। और अब ये सब करने के बाद अब वो अपने पापा मिस्टर आदित्य पारासर से कहती है कि पापा वो हमने आपको बताया था ना कि आज हम सनी जी के साथ डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब आदित्य पारासर कहते हैं, ठीक है मुक्ता, हम ड्राइवर से कह देते हैं कि वो आपको लेकर जाएं। अपने पापा की ये बात सुनकर अब मुक्ता कहती है, पापा वो ओमकार जी हमें लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ चले जाएंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। मेरे ख्याल से वो शायद आ भी गए होंगे, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए ही मुक्ता अब अपना फोन उठाकर देखती है तो उसमें ओमकार के बहुत सारे ही मिस कॉल थे। इसलिए ओमकार के इतने सारे मिस कॉल देखकर अब मुक्ता जल्दी से ओमकार को फिर से फोन लगाती है। जैसे ही अब ओमकार ने फोन उठाया तो उसने कहा, यार मुक्ता कितना टाइम लगा दिया, वहाँ मारवा हाउस से प्रीति और सनी निकल गए हैं। ओमकार की ये बात सुनकर अब मुक्ता कहती है, बस हम आ गए। ये कहते हुए ही अब मुक्ता अपने घर से बाहर निकलकर देखती है तो सामने ओमकार अपनी गाड़ी में बैठकर मुक्ता का वहीं पर वेट कर रहा था, क्योंकि ओमकार यहाँ पर प्रीति के साथ आना चाहता था, लेकिन प्रीति खुद मारवा हाउस में थी। इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि प्रीति यहाँ पर सनी के साथ आ जाएगी और ओमकार तब तक मुक्ता को पिकअप कर लेगा। मुक्ता अब जल्दी से ओमकार की गाड़ी के पास आती है, क्योंकि ओमकार वहाँ पर उसका पहले से ही वेट कर रहा था। अब वो उसकी साइड वाली बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और फिर वो दोनों बस उस होटल के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर ये चारों मिलने वाले थे। इधर मारवा हाउस में गार्डन को आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। अब सारी ही लेडीज ने अपनी अपनी पूजा पूरी तरह से खत्म कर ली थी। अब वो अपनी अपनी थालियों के साथ बाहर गार्डन में आ गई थी और अब वो सभी चांद के निकलने का वेट कर रही थी। वही मल्होत्रा हाउस में श्वेता ने भी अब अपनी दादी माँ से पूछ कर सारे ही रिचुअल्स को बड़े ही ध्यान से पूरा कर लिया था और उसने भी अपनी दादी माँ से उसकी करवा चौथ की कहानी सुन ली थी और साथ के साथ उसने अपनी दादी से पूछकर सारी ही पूजा की विधि भी पूर्ण कर ली थी। तो इधर रानी माँ श्वेता से कहती है कि किशन बस जल्दी से जाकर बाहर जाकर देख तो चांद आया कि नहीं, बस एक बार चांद आ जाए तो ये उसकी पूजा करे, उसके बाद मैं भी श्वेता को कुछ खाना वाना खाने को दे दूंगी। ये सुनते ही अब श्वेता ने कहा, दादी माँ वो लक्ष्य जी बाहर आ गए हैं, वो हमने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था, इसलिए व्रत खोलने के बाद मैं घर पर खाना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि हम दोनों कहीं बाहर जाने वाले हैं। प्लीज जाने दीजिए अगर आपकी परमिशन हो तो। श्वेता की इस रिक्वेस्ट पर अब किशन मामा भी कहते हैं कि ठीक है फिर तुम जाओ श्वेता, और वैसे भी किसी भी वक्त चांद आने ही वाला होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर अब श्वेता अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ डोंट वरी, आपने जैसा जैसा बताया है ना मैं बस वैसे ही करूँगी। और फिर वो उन्हें बाय बोलकर साथ के साथ अपनी पूजा का सामान भी लेकर चली जाती है, जो उसे अक्षय के साथ, क्योंकि उसे अपना चांद को पानी देकर अपना व्रत खोलना था।
जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि लक्ष्य की गाड़ी इसी तरफ ही आ रही थी। श्वेता अब जल्दी से लक्ष्य की गाड़ी के पास जाती है तो वो सामने से आ रही अब श्वेता को देखकर लक्ष्य अपनी गाड़ी को वहीं पर ही रोक लेता है और अब श्वेता के लिए अब वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। श्वेता भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो दोनों भी अब होटल के लिए निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी को चलाते हुए अब लक्ष्य की नज़र बार बार श्वेता पर ही जा रही थी, क्योंकि आज जिस तरह से श्वेता ने इस व्रत की तैयारी के लिए अनुसार पूरी तरह से अपने श्रृंगार किए हुए थे, उसे देखकर अब श्वेता बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहाँ श्वेता भी अब लक्ष्य की नज़रों को अब अच्छी तरह से पहचान गई थी, क्योंकि श्वेता बार बार अपनी साइड की नज़रों को घुमाकर देख रही थी। जब भी वो लक्ष्य की तरफ देख रही थी तो लक्ष्य की नज़र उसे खुद के ऊपर ही नजर आ रही थी। लक्ष्य अब श्वेता से कहता है, क्या बात है श्वेता, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। लक्ष्य के इस कॉम्प्लीमेंट पर अब श्वेता कुछ नहीं कहती, वो बस एक बार मुस्कुरा देती है। और अब वो फिर जब उसने देखा कि लक्ष्य तो बार बार बस उसी को ही देखे जा रहा है, तो अब श्वेता चिंता के स्वर में कहती है, आप बस थोड़ा गाड़ी को ध्यान से चलाइए, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूँ, इसलिए मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, इसलिए अभी आप बस गाड़ी चलाने पर ही फोकस कीजिए। कुछ ही देर में सफ़र के बाद वो दोनों भी अभी होटल में पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं तो वो दोनों अब अपने सामने सनी, मुक्ता, ओमकार और प्रीति को वहीं पर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस होटल में सनी, मुक्ता, ओमकार और प्रीति ये चारों ही आए थे, यहाँ पर लक्ष्य और श्वेता भी इसी होटल में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक गुलेरिया हाउस के गार्डन में श्रेया, राजलक्ष्मी और नंदनी ये तीनों ही आ गई थी। वहीं अब नंदनी के साथ सिद्धार्थ गुलेरिया भी आ गए थे। तो वहीं श्रेया ने अब अपना फोन निकाला और आकाश को वो वीडियो कॉल कर दिया था। यहाँ अब तक यश और पिंकी ये दोनों भी अपनी अपनी मम्मी और आंटी के पास यहाँ पर आ गए थे। अब ये दोनों ही अब उनके बारी बारी से फोन लेकर अब उनकी वीडियो बना रहे थे। तो कभी वो अपने छोटे भाई और बहनों के साथ खेल रहे थे, तो कभी वो अपनी मम्मियों की वीडियो बनाने में लगे हुए थे। अभी तक चांद नहीं निकला था, इसलिए ये सब लोग ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में अब श्रेया और राजलक्ष्मी के फोन को डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी चांद निकलने में समय था। इसलिए अब आकाश और मयूर अब वो दोनों ही कहते हैं कि जैसे ही चांद निकल जाएगा तो आप दोनों हमें बता दीजिएगा। इतना सुनने के बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि पूरे दिन का उपवास होने के बाद अब यहाँ पर श्रेया और नंदनी और श्वेता इन सबको काफ़ी ही प्यास लगी हुई थी, इसलिए अब इन लोगों से शांत का इंतजार नहीं हो रहा था। ये तीनों अब ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी अब एकदम से यश चिल्लाता है कि मम्मा देखो चांद निकल गया, आंटी देखो तो कितना अच्छा चांद निकला है। यश की ये बात सुनते ही अब वो तीनों जैसे ही चांद की तरफ देखती हैं तो सच में चांद बहुत ही खूबसूरत निकला हुआ था। इसलिए अब जल्दी से मयूर को फोन लगाती है और इधर दूसरी तरफ से इधर श्रेया भी अब आकाश को फोन लगाती है अपनी पूजा को पूरा करने के लिए। जहाँ एक तरफ यहाँ पर श्रेया अब आकाश के से बातें करते हुए साथ के साथ अपने चांद को अर्घ्य दे रही थी, तो वहीं राजलक्ष्मी भी अब चांद को अर्घ्य भी दे रही थी और साथ के साथ अब वो मयूर से कहती है कि बस एक बार ये पूरी तरह से पूजा हो जाने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हारी पूजा अपने हिसाब से करूंगी, क्योंकि वैसे तो तुम नहीं मानने वाले हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कब यहाँ पर इंडिया वापिस आओगे। अब तक सभी बारी बारी से वहाँ पर चांद की पूजा कर रहे थे। सभी ने अब चांद को देखकर अपना खत्म कर दी थी। वहीं मारवा हाउस में अभी पूजा शुरू हो गई थी। अनिका यहाँ पर राहुल को घूर घूर कर देख रही थी। राहुल बस झूठ मूठ का अनिका को पानी पिलाता है और फिर वो उसे कहता है कि जा रहा हूँ मैं, तुम संभाल लेना। ये कहते हुए ही अब राहुल वहां से जाने लगता है। इधर रोहित को ऐसे इस तरह से जाता हुआ देखकर अब दादी माँ भी यही सोच रही थी कि सच में रोहित कितना ही बदल गया है। जब से उसकी याददाश्त गई है तब से तो रोहित सच में पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि रोहित तो हमेशा से ही इस दिन का इतना इंतजार करता था कि ऐसे वक्त में वो अनिका को छोड़ कर चला जाए। इसलिए दादी माँ अब अपने मन में ही यही सब सोचती है। अब वो पहले तो अब अनिका के साथ कितने अच्छे से सभी रिचुअल्स को पूरी
पूरे मन से पूरा करता था। और अब देखो इसे देखकर ऐसा लगता है कि बस मेरे कहने पर ही इसने ये सब किया हो। अब दादी माँ भगवान को कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चे की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहेगा तो फिर तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट ही आ जाए। इधर भूमिका की मम्मी ने भी अभी उसके पापा से कहा कि देख क्या रहे हो, बस जल्दी से मिठाई खिलाइए, मुझे सच में बहुत ही भूख लगी हुई है। आपको क्या पता कि कितना मुश्किल होता है ये व्रत करना, वो भी पूरे दिन बिना कुछ खाए बिना जल पिए। अब इधर भूमिका के पापा मिस्टर सुधीर मारवा भी अपनी वाइफ की ये बात सुनते ही वो जल्दी से उसकी थाली से मिठाई उठाते हैं और उसे खिलाते हुए कहते हैं, अगर आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो फिर क्यों फास्ट करती हो। अब यहाँ पर सुधीर की ये बात सुनते ही अब भूमिका की मम्मी मिसिज रेणुका मारवा कहती है कि आपकी लंबी उम्र के लिए, और एक आप हैं कि जिसको मेरी कदर ही नहीं है, वो अभी भी मुझसे एक मिठाई खिलाने में ही शिकायतें कर रहे हैं। अब ये सुनते ही सुधीर मारवा अब हेड सर्वेंट से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके खाना टेबल पर लगाओ, वरना यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब अगर कुछ पल और लगा खाना लगने में तो तब तक तो मेरी पत्नी ना जाने पूरे ही मारवा हाउस को अपने सिर पर उठा लेगी। ये कहते हुए ही अब सुधीर मारवा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वहीं अब तक रेणुका मारवा उनकी तरफ देखकर पूरी तरह से अब तक चिढ़ चुकी थी।